Good morning. Good morning, everyone. Very good morning. Wait. Okay, so I welcome you uh, on the Filler Farm app. We are like family. I hope everybody will be fine. So once again, good morning. Wait, sorry. So okay, good morning. Wait. See, so स्टूडेंट हम लोग जो है स्टूडेंट तो क्या है आप लोग साथी है ना यू ऑल आर फैमिली मेंबर्स है ना तो वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू फॉर्मल थोड़ा इंट्रोडक्शन के साथ हम शुरू करते हैं। हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं दिसंबर 2023 बहुत पास में है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम अक्टूबर में हमारा कोर्स कंप्लीट करेंगे है ना। देखिए 6 यूनिट कंप्लीट होने के बाद में जो 4 यूनिट शुरू की है उसको हम लोग अ, साथ में लेकर चलेंगे 1 2 3 4 एक साथ चलेगी मैंने पहले भी कहा है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहें हम लोग करेंगे उसके बाद में आप देखिए ये एडमिशन हमारा चल रहा है। इसके साथ में हम लोग पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए जो है आपको नई बेच मिलेगी और बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑफर चलते रहते हैं बहुत कम से कम में सारा कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। एवरीवन इज फाइन माय ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन। ये जो मेरी आवाज है वो सब कुछ क्लियर है सारी पीपीटीज है ना। फिलर फार्म ऐप को जरूर इंस्टॉल करें और शेयर जरूर करें आप अपने फ्रेंड्स को भी इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका एडवांटेज मिले। ठीक है चलिए उसके बाद हम लोग बात करें। आप देखिए यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज है नोट्स और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर डिस्कस करने वाले हैं। मॉक टेस्ट हैं आपको मिलेंगे है ना। चलिए प्लीज रिस्पॉन्स नहीं माय वॉइस ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन प्लीज रिस्पॉन्स ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन यस टेल मी। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर DISENG 10 DISENG 10 ये को वर्ड है ना ये कोड वर्ड है। इसको जो है आप यूज करके एनीवन है ना कोई अगर इसको यूज करता है तो उनको जो है 10% ऑफ मिलेगा जो भी है ना कोर्स का फी रहती है 10% ऑफ। और कई बार बहुत ऑफर चलते रहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करवाई जाती है। इसके बाद में हियर आई एम योर मेंटर आप देख सकते हैं। ठीक है दिनेश कमली ब्राह्मण आई वेलकम यू। ठीक है वंस अगेन। सो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं है ना उसमें हम देखेंगे यूनिट 5 का। देखिए टाइप्स ऑफ रिसर्च इन इंग्लिश लिटरेचर हमने एक कॉमन देखा था है ना। कल तक हमने जो बात करी थी उसमें हमने देखा था कि रिसर्च क्या होती है व्हाट इज रिसर्च इन जनरल। हम देखेंगे अलग अलग फील्ड में रिसर्च होती है। रिसर्च केवल इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ा हुआ है ऐसा तो नहीं है। इट इज नॉट जनरली रिलेटेड टू ओनली इंग्लिश लिटरेचर। Research is connected with many more subjects, with many more disciplines. So we have talked about research in different, in general manner. But now here I would like to tell you about the research which is done in English literature, which is done in English language. ठीक है? तो रिसर्च इन इंग्लिश लिटरेचर की हम बात करें। अब देखिए there are two types of research which can be done to develop a thesis or dissertation in English.
अच्छा, anyone can tell me what is thesis, what is dissertation? Anyone can tell me what is thesis, what is dissertation? Yes, there are two types of research which can be. कितने major types है इसके? Two types. What do you mean by dissertation or thesis? Anyone can tell me? Please respond it. मुख्य रूप से हम देखें तो दो प्रकार की रिसर्च है ना? कैन बी डन टू डेवलप अ थीसिस, ये फाइनली जो हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, फाइनली जो हम लोग जैसे सपोज यू आर परस्यूइंग पीएचडी, you are pursuing PhD, and you have selected a topic, a title, है ना? And you have worked a lot. You can search the many more things, and then you have written approximately 200, 215, 200, 300 in pages. You have found something new, and you have written. हाँ, बिल्कुल, of course. Research synopsis, we can say research synopsis is something different. uh, Thesis, it is a complete, you can say, report आप कह सकते हैं. It is a complete kind of report. Yes, of course, it is also you can see this is also require uh, क्या बोलते हैं, अप्रूवल. ठीक है, बट इट इज अ कंप्लीट, यू कैन से रिपोर्ट आप कह सकते हैं. जो भी आपने एनालिसिस किया है डाटा है, इट इज अ कंप्लीट काइंड ऑफ डाटा ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, ऑन पर्टिकुलर टाइटल. ठीक है, तो ये आपको इट मे बी इन 200 300 पेजेस और इट मेनी मोर. ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या है, हम बात करते हैं. प्रैक्टिकल रिसर्च है, महत्वपूर्ण रूप से देखें तो पहले प्रैक्टिकल रिसर्च. The practical approach consists of the empirical study of the topic under research and chiefly consists of hands-on approach. ये देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं. The practical approach consists of the empirical study of the topic under research and chiefly consists of hands-on approach. बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली हमें देखना होता है. ये आप है ना? और उसका जो है आप देख सकते हैं, साहित्य का केवल आप इंग्लिश लिटरेचर, या यूं कहें कि जैसे हमने कहा है कि लिटरेचर इज मिरर ऑफ सोसाइटी, तो इसमें क्या है, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करके या वास्तव में जो घटनाक्रम हम किसी ड्रामा में कह लो, नॉवेल में कह लो, या कहीं पर भी हम देखते हैं, तो व्यवहार में उसका कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली कहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है. बिल्कुल होता है, क्योंकि जो राइटर होता है, जो पोएट होता है, जो वो समाज में देखता है, जो वो ऑब्जर्व करता है, उसी को तो वो क्या करता है, अपने साहित्य में प्रेजेंट करता है. ठीक है, दूसरी, दिस इन्वॉल्व्स फर्स्ट हैंड रिसर्च इन द फॉर्म ऑफ, है ना? अब यहाँ पर ये इस टाइप की जो प्रैक्टिकल रिसर्च होती है, इसमें क्या क्या है, दिस टाइप ऑफ, इसमें फर्स्ट हैंड रिसर्च इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनेयर, सर्वेज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, डिस्कशन ग्रुप्स. क्वेश्चनेयर, बहुत सारे क्वेश्चन आपने बना लिए, आपने शेयर कर दिए. आजकल तो वो बनता है, गूगल शीट बना देते हैं, है ना? आपको आपसे गूगल शीट शेयर कर दी और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए और आंसर लिखना है. सर्वेज होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग फील्ड में सर्वेज होते हैं. इंटरव्यूज लिए जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस किया जाता है पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर पीरियड में, उस पर्टिकुलर पैरामीटर्स के आधार पर. ये पैरामीटर्स है और ये है, तो इसके आधार पे क्या है ना? और डिस्कशन ग्रुप है, ये सब. इसके बाद में अगली होती है थियोरेटिकल रिसर्च. थियोरेटिकल रिसर्च में क्या है, नॉन एम्पिरिकल अप्रोच टू रिसर्च. दिस यूजुअली इन्वॉल्व्स परस्यूअल ऑफ मोस्टली पब्लिश्ड वर्क्स. ये ध्यान रखना है. लाइक रिसर्चिंग थ्रू आर्काइव्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज. ये देखिए, पब्लिक लाइब्रेरीज, कोर्ट रूम्स, पब्लिश्ड एकेडमिक जर्नल्स, ये सारे वर्क जो है ये थियोरेटिकल रिसर्च में काम करते हैं. ये सारे जो पार्ट है, पब्लिक लाइब्रेरीज, कोर्ट रूम्स एंड पब्लिश्ड एकेडमिक जर्नल्स, ये सब क्या है, ये थियोरेटिकल रिसर्च काम में. आपको बहुत अच्छे से मालूम है थ्योरी क्या होती है, प्रैक्टिकल क्या होता है ना? तो ये सारे जो है कोर्ट रूम्स, आप देखेंगे बहुत सारे कोर्ट के अपने ऑर्डर होते हैं,
पब्लिक लाइब्रेरीज अपनी होती हैं, उसमें बहुत सारा लिटरेचर होता है, पब्लिश्ड एकेडमिक जर्नल्स, अलग अलग जर्नल आप देखेंगे रिसर्च के बाद में आपका जो है ना, रिसर्च के साथ में जर्नल्स भी छपते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी इन इंग्लिश, प्रैक्टिकल रिसर्च और थियोरेटिकल रिसर्च के बाद में रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, मेथड, व्हाट डू यू मीन बाय मेथोडोलॉजी, बताइए, कोई बताएगा मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय मेथोडोलॉजी? व्हाट इज मेथोडोलॉजी, टेल मी, एनीवन? मेथोडोलॉजी से क्या पता चल रहा है यहाँ पर? देखिए, हमें उससे ही पता चल रहा है कि मेथोडोलॉजी में आप देखेंगे मेथड, मेथड्स फॉर रिसर्च, रिसर्च की क्या क्या मेथड्स है ना, वो बात कर रहे हैं। मेथोडोलॉजी मीन्स होता है रिसर्च मेथड्स, यानी रिसर्च की जो भी मेथड्स है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या क्या है आइए देखते हैं। मेथोडोलॉजी इन द स्टडी ऑफ लिटरेचर or literary criticism would refer to the particular approach or theory used when reading or analyzing a literary text. Methodology क्या करती है? In the study of literature or literary criticism would refer to the particular approach. Methodology एक particular approach होती है, और theory used, है ना, theory या theory used when reading or analyzing a literary, when reading or analyzing a literary text, जब हम किसी लिटरेरी टेक्स्ट को रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम एक ऐसी थ्योरी को, हम ऐसे पर्टिकुलर अप्रोच को अप्लाई करते हैं जिससे कि हमें क्या है, उसकी स्टडी करने में, उस पर्टिकुलर लिटरेरी टेक्स्ट की स्टडी करने में, उस या लिटरेरी क्रिटिसिज्म करने में आसानी होती है। तो कोई ना कोई पैरामीटर्स के आधार पे हम किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसका क्रिटिसिज्म करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है। तो उसके आधार पे हम लोग जो है क्या है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म या लिटरेरी स्टडी करते हैं कोई लिटरेरी टेक्स्ट को। तो एक पर्टिकुलर अप्रोच होती है, बहुत सारी मेथड्स होती है, लेकिन मेजरली जो है हम देखते हैं कितने प्रकार की मेथड्स हैं। ठीक है, चलिए। पोटेंशियल अप्रोचेस कैन बी वेरी, यानी ये मेथड्स क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, रिसर्च की पर्टिकुलर अप्रोच है या थ्योरी है जिसको अप्लाई करके हम स्टडी करते हैं, लिटरेचर का एनालिसिस करते हैं। पोटेंशियल अप्रोचेस कैन बी वेरी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज टेक्सचुअल, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, है ना। आपकी ये अप्रोच जो होती है ना, ये जो अप्रोच होती है, मेथड आप कह लो, ये टेक्सचुअल हो सकती है, सोशियोलॉजिकल हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है। क्या है देखते हैं। इन ईच केस देखिए, in each case the methodology simply boils down to the kinds of questions you ask as you are reading a text. In each case the methodology simply boils down to the kinds of questions you ask as you are reading a text. इसमें सिंपल बॉइल्स डाउन, अब यहाँ पर सिंपली मतलब जो भी आप क्वेश्चन करते जाते हैं, है ना, मेथड्स क्या करती हैं, आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेंगे, आपके क्वेश्चंस का रेंज किस प्रकार का है, आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। और दूसरी बात, आप क्या, क्यों, ये कैसे डिसाइड होगा? हमने देखा था कि रिसर्च प्रॉब्लम पहला है, प्रोसेस ऑफ रिसर्च में हमने देखा था कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, उस रिसर्च प्रॉब्लम के आधार पे आप क्वेश्चन बनाते हैं, उस क्वेश्चंस के आधार पे फिर आप क्या है, टेक्स्ट, उस क्वेश्चंस को आपने फ्रेमिंग कर लिया कि मेरे ये क्वेश्चन है और उन क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के दौरान आप जिस मेथड को, जिस थ्योरी को, जिस अप्रोच को अप्लाई करते हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जिस अप्रोच को अप्लाई करते हैं वो आपकी मेथोडोलॉजी है। द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क, ये देखिए क्या मैंने बोला आपको, द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क विल इन turn direct to a particular theory and within that theory a particular method for your analysis. मैं वही कह रहा हूं आपको कि आपके क्वेश्चंस की रेंज क्या है, आपके क्वेश्चंस के पैरामीटर्स क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन है। एक ही टाइटल पे मान ली कोई भी एक सिंपल टाइटल ले लीजिए, उस सिंपल टाइटल पे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे लिटरेचर में जैसे
जेंडर इनइक्वालिटी शो होती है। तो इसी में दो जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर या जेंडर इक्वालिटी कह लो, कुछ लोग जेंडर इनइक्वालिटी कह लो, उसमें फीमेल जेंडर की बात हो जाएगी, मेल मेल जेंडर की बात हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, आप किस थ्योरी को किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन जो है वो बताएंगे कि आपकी थ्योरी क्या है, आपकी मेथड क्या है एनालिसिस करने के लिए। There are two types of research methodologies which are used to develop a thesis or dissertation in English। ये रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब जो महत्वपूर्ण है हमारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की इन इंग्लिश में, उसकी बात करेंगे। प्रैक्टिकल और ये सब कॉमन होती है। अब यहाँ पर देखिए क्वालिटेटिव, पहली बात देखिए, थीसिस या डिसर्टेशन ये सब 2.5 साल 3 साल है ना, इट टेक्स टाइम। And to present a thesis or to present a dissertation, it you can say it requires time। आप कह सकते हैं it takes time। it है ना, suppose it may be 3 4 years 5 years, then you can submit your thesis or dissertation after PhD, है ना। So it is a long journey to submit thesis or dissertation। It will be very happy if you submit this। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है ये देखते हैं। This type of research method involves describing in detail specific situations using research tools like interviews, surveys and observations। ठीक है, इस टाइप की जो रिसर्च होगी है ना, उसमें क्या होता है, डिस्क्राइबिंग इन डिटेल स्पेसिफिक सिचुएशन, है ना, इंटरव्यूज लेंगे, सर्वेज करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च, पहले तो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, बिल्कुल आपको ये समझना है कि देखिए इसके एक और बात है बेटा, क्वालिटेटिव में आप यूं कह सकते हैं, देखिए लिटरेचर में यानी जो थ्योरी पार्ट होता है ना, मैंने आपको शुरू में आपने भूल गया होंगे थोड़ा सा, लेट मी रिमाइंड यू। जो अ, खास करके लिटरेचर में जो होता है वो ज्यादातर क्वालिटेटिव स्टडी होती है ना, लिटरेचर में ज्यादातर क्वालिटेटिव स्टडी होती है। थियोरिटिकल पार्ट स्पेशली इन लिटरेचर है ना, तो मोस्टली जो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च होती है लिटरेचर में, क्योंकि उसमें क्या होता है, थ्योरी पार्ट होता है, आपको एनालिसिस करना होता है, ऑब्जर्वेशन करना होता है, कैरेक्टर्स कैसे प्ले हो रहे हैं, कैरेक्टर्स के बीच में क्या किस तरीके का द्वंद है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, ये आपको वहां पर जो राइटिंग वर्क में है उसको देखना है। क्वांटिटेटिव का मैंने बताया था, साइंटिफिक रिसर्च जितनी भी होती है वो ज्यादातर क्वांटिटेटिव होती है, जिसको मेजर कर सकते हैं 1 2 3 4, है ना, यानी कहने का मतलब जिसमें क्वांटिटेटिव यानी जिसमें हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो है आपकी क्वांटिटेटिव। साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक रिसर्च जितनी भी होती है वो ज्यादातर जो है वो क्वांटिटेटिव होती है। यहाँ पर है ना, क्वालिटी और क्वांटिटी का यहाँ पर आपको ध्यान, क्वालिटेटिव रिसर्च इज प्राइमरीली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, है ना, ये प्राइमरी एक तरीके से होती है। इट इज यूज्ड टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइन, ठीक है, इट इज यूज्ड टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइंग रीजंस। ये तीसरी यूनिट कंप्लीट होने वाली है, यहाँ पर पाया करके क्वेश्चन है, उसके लिए बता रहा हूँ। दिस थर्ड यूनिट इज गोइंग टू कंप्लीट वेरी सून आफ्टर 2 3 क्लास, है ना। इट इज यूज्ड टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइंग रीजंस, ओपिनियंस एंड मोटिवेशंस। ये देखिए, मतलब इसका मतलब ये है, इट इज यूज्ड टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइंग रीजंस, ओपिनियंस एंड मोटिवेशंस। सबसे बड़ी बात यह है क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है, जो आपका टेक्स्ट है उसमें क्या रीजंस उसमें दिए गए हैं, क्या ओपिनियंस उसमें दिए गए हैं, क्या मोटिवेशंस उसमें दिए गए हैं, क्या थॉट प्रोसेस उसमें दी गई है ना, क्या प्रिंसिपल उसमें दिए गए हैं,
वो इसमें स्टडी की जाती है। ओके, पायल, ठीक है। यू नो हर, ऋतुराज, यू नो हर, गुड। इट प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द प्रॉब्लम, आप देखिए, इट प्रोवाइड्स, देखिए, ओके, it provides insights into the problem or helps to develop ideas or hypothesis for quantitative research, है ना। तो शुरुआत तो क्वालिटेटिव से ही होगी। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द प्रॉब्लम और हेल्प्स टू डेवलप आइडियाज और हाइपोथेसिस फॉर पोटेंशियल क्वांटिटेटिव रिसर्च। वीरेन जी, यूनिट 10 चल रही है, और ये बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, आपकी फर्स्ट जो पेपर है उसमें जहां पर आपका रिसर्च वाला जो पार्ट है, पहली यूनिट है, वही टॉपिक है ये वाला। बहुत ज्यादा उसमें अंतर नहीं है, केवल लिटरेरी जो उसमें उसमें भी हम लोग करते हैं, है ना, जो लिटरेरी रिसर्च होती है। तो ये बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, इसको हम लोग एक कल या परसों में हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग दूसरी यूनिट शुरू करेंगे। तो मैंने कहा था ये बाकी की यूनिट बहुत छोटी छोटी, आप लोग है ना, आप लोग बिल्कुल बिना डरे आप लोग तैयारी करें, आई विल टू कंप्लीट, है ना। हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हम लोग सारी यूनिट कवर करेंगे, है ना। और मैंने आपको बताया है कि जो ये तीसरी, ये 3 यूनिट हो जाएगी, फिर बची आपकी 7, 8 और 9। उसको कंप्लीट करने के बाद में 1, 2, 3, 4 साथ में चलेगी। मैंने आपको पहले भी कहा है, जो ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, प्रोज है वो साथ में चलेगी, क्योंकि एक ही राइटर पोएट्री भी लिखता है, कई बार ड्रामा भी लिखता है, नॉवेल भी लिखता है, प्रोज भी लिखता है। तो उनको अलग 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 जाकर के पढ़ने की बजाय उनको एक ही चारों यूनिट को साथ में हम लोग करेंगे, ठीक है बेटा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव में हम लोग जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसके माध्यम से हमारे अपने विचारों को, आइडियाज को, हमारी अपनी परिकल्पना को डेवलप करने में मदद करता है। और यही बात फिर जाती कहाँ पर, क्वांटिटेटिव रिसर्च में। तो उसके पहले हम लोग को क्वालिटेटिव में आना पड़ता है। क्वालिटेटिव रिसर्च इज आल्सो यूज्ड टू अनकवर, ये देखिए, qualitative research is also used to uncover trends in thought and opinions and dive deeper into the problem। ये देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च का मैंने कहा ना, ये थ्योरी पार्ट होता है, ये थॉट प्रोसेस होती है, ये आपके राइटर्स की, पोएट्स की जो आइडियाज होते हैं, उसके अपने ओपिनियंस होते हैं, उनका उसका जो अपना ऑब्जर्वेशन व्यू पॉइंट होता है, वो हमें पता चलता है। ठीक है, qualitative research is also used to uncover trends in thought and opinions, है ना। ये देखिए, ये थॉट और ओपिनियन ये क्वांटिटेटिव में नहीं आ सकते, है ना। ये क्या है, ये क्वालिटेटिव में आएंगे। डाइव डीप इनटू द प्रॉब्लम, है ना। और ये रिसर्च क्या करती है ना, जो प्रॉब्लम होती है, डाइव डीपर इनटू द प्रॉब्लम, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च। अच्छा, इनटू द प्रॉब्लम का मतलब क्यों है, हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, हम रिसर्च ही इसलिए कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर प्रॉब्लम का मतलब स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना, प्रॉब्लम का मतलब कोई ऑब्स्टेकल, कोई बाधा, कोई बुराई, निगेटिव नहीं है। प्रॉब्लम का मतलब है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं, जो आपका टाइटल है, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम पॉजिटिव हो, आप कुछ फाइंडिंग्स, आपकी फाइंडिंग पॉजिटिव हो, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम का मतलब ये नेगेटिव नहीं है, यानी कि अपनी प्रॉब्लम की क्या रिसर्च करें। प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपके क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स हैं, कुछ पैरामीटर्स आपने तय किए, उसकी खोज करना है। तो यहाँ पर क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च के माध्यम से हम लोग हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है, हमारी जो रिसर्च हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, यानी हमने जो एरिया रिसर्च का खोज किया है, उसको जो है उसमें गहराई में जाने के लिए हमको क्वालिटेटिव में आना पड़ता है, रीडिंग करना पड़ती है। यस, दिस क्लास स्टार्ट्स एट 7 o'clock। क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड्स वेरी यूजिंग अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स। ये देखिए, होता है, वेरी का मतलब होता है डिफर करता है,
डिफर करता है, अलग अलग होता है अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स के माध्यम से। ठीक है। सम कॉमन मेथड्स इंक्लूड फोकस ग्रुप्स, ये देखिए कुछ कॉमन मेथड्स हैं क्वालिटेटिव, ये सब पार्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च के, है ना। फोकस ग्रुप, ग्रुप डिस्कशन, है ना, इसमें कोई पर्टिकुलर फोकस ग्रुप हो सकता है, इंडिविजुअल इंटरव्यू लिए जा सकते हैं, एंड पार्टिसिपेशन या ऑब्जर्वेशंस होता है उस पर्टिकुलर फ्रेमिंग में, है ना। इंटरव्यू ले सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन है, इंटरव्यूज है ना, या ऑब्जर्वेशंस किया जा सकता है। हाँ, ठीक है। यस, the sample size is typically small, and respondents are selected to fulfill a given quota। इस, है ना, इसमें हम लोग अब ये कह सकते हैं द सैंपल साइज का मतलब है कि, है ना, मान लें हम लोगों को 100 लोगों पे इम्प्लीमेंट करना है, हमने, है ना, 100 लोगों को हमने पता करना है कि उनके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, या, है ना, मान ले अभी इलेक्शंस का दौर चलने वाला है बहुत सारे स्टेट्स में, तो 1,000 वोट हमको पता करना है 10,000 वोटर्स के क्या माइंडसेट है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, 10,000 तक पहुंच नहीं पाएंगे मान ले, या 1 लाख तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो गिनती के 150 जो भी है मेजर बड़े, है ना, उनकी क्या है, उनका एक तरीके से उनको एक कोई एक क्वेश्चनेयर दे दिया, उनका इंटरव्यू ले लिया, उसके माध्यम से हम उनके व्यूज को जान सकते हैं। ठीक है। साइको ये देखिए साइकोलॉजिकल एनालिसिस, है ना, साइकोलॉजिकल एनालिसिस देखिए, इन साइकोलॉजिकल एनालिसिस a researcher might focus on the psychology of the author। ये देखिए, in psychological analysis a researcher might focus on the psychology of the author। very important, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या करते हैं हम, साइकोलॉजी ऑफ द ऑथर, यानी और द रीडर, ये देखिए दोनों की, यानी ऑथर की साइकोलॉजी क्या है और रीडर की साइकोलॉजी क्या है, इसी को रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, या, है ना, इसी को रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। व्हाट इज रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी? टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द ऑथर एंड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द रीडर। वन मोर थिंग यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, whenever if somebody is writing, तो क्या करता है, उसकी कहीं ना कहीं उसकी अपनी साइकोलॉजी होती है, उसी के आधार पे लिखते हैं। चलो, राइटर ने अपनी साइकोलॉजी या उस समय उसके साथ में जो घटनाक्रम हुआ है या जो वो ऑब्जर्व कर रहा है उसके आसपास जो हो रहा है उसके आधार पर उसने लिख दिया। अब यहाँ पर बारी आ रही है रीडर की, तो रीडर उसको किस सेंस में ले रहा है ना, आप देखेंगे, यही तो अब देखना है। यानी आपका जो राइटर है उसने कुछ किस सेंस में लिखा, और रीडर, अब आज से सोचे 400, हम इन लिटरेचर में बहुत सारे आप देखेंगे, विक्टोरियन पीरियड पीरियड है आपका, है ना, चौसरियन पीरियड है, ठीक है, आप देखेंगे जेकोबियन पीरियड, बहुत सारे उसमें राइटर्स आपके, चलो मान लो जॉन डन ले लो, है ना, विलियम शेक्सपियर ले लो आप, है ना, आप देखिए फ्रांसिस बेकन ले लीजिए आप, विलियम लैंगलैंड ले लीजिए, बहुत सारे राइटर्स हैं, चार्ल्स डिकिंस ले लीजिए। अब उन्होंने उस समय की सेंस में लिखा है और आज रीडर की सेंस में ले रहा है। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी आर ऑन द कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर्स एज इफ दे वर पीपल एंड देयरफॉर हैड अ साइकोलॉजिकल मेकअप। ये देखिए, है ना, ऑन द कैरेक्टर्स एज इफ दे वर पीपल एंड देयरफॉर हैड अ साइकोलॉजिकल मेकअप। डेफिनेटली ऑथर भी ह्यूमन बीइंग है, रीडर भी ह्यूमन बीइंग है। और दूसरी बड़ी बात, ये कैसे पता चलता है, ऑथर ने जो कैरेक्टर अपने टेक्स्ट में दिए हैं, उस टेक्स्ट में ऑथर ने किसको क्या कह सकते हैं, किसको ज्यादा तवज्जो दी है, हु इज इन अ प्राइम in all the text, है ना, who has given the prime importance, है ना, in all the text, you understand। तो यहाँ पर उसके आधार पे पता चलता है साइकोलॉजिकल, है ना भाई। देखो एक बार और, जो ऑथर होता है उसने मेल कैरेक्टर्स भी दिए हैं, फीमेल भी दिए हैं, उसने उसने किस कैरेक्टर को ज्यादा वजन दिया है, मेल को या फीमेल को, नंबर एक रीड, है ना, वो उसकी साइकोलॉजी पता चलेगी। उसके बाद में मान ले रीडर पढ़ रहा है,
रीडर को किस कैरेक्टर को ज्यादा समझ में आ रहा है, रीडर किस कैरेक्टर से ज्यादा प्रभावित हो रहा है ना, मेल से फीमेल से, रीडर की अपनी रिस्पॉन्स वो है। तो यहाँ पर यही क्या है, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी आपको देखना है। रिसर्चर्स अप्रोच माइट बी phenomenological and study how the text or a character creates a view of reality। अब समझना है यहाँ पर जो बात मैं कह रहा हूँ आगे आती जा रही है। रिसर्चर्स अप्रोच है ना, यानी जो रिसर्चर्स होता है, जो खोज करता होता है, माइट बी फिनोमेनोलॉजिकल है ना, फिनोमेनोलॉजिकल एंड फिनोमेनोलॉजिकल यानी हम लोग है ना क्या है, एक तरीके से हम एक फिनोमेना बनाते हैं, एक परिकल्पना करते हैं हम लोग। एंड स्टडी हाउ द टेक्स्ट, ये देखिए, how the text or character creates a view of reality, है ना, जो टेक्स्ट है और जो कैरेक्टर है वो एक व्यू ऑफ रियलिटी को बनाते हैं, है ना। आप देखेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, थोड़ा सा समझने में टफ लगेगा बट है ना, आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ, लेट टू टेल यू, थोड़ा सा ये पार्ट टफ है समझने के लिए, क्योंकि रिसर्च वाला फर्स्ट जो उसमें भी आप देखना, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन एक दो बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये देखिए, द थ्योरीज है ना, फ्राइड और जंग की थ्योरी एंड साइको एनालिसिस इन जनरल वुड सप्लाई द मेथड ऑफ दिस अप्रोच। बहुत हाई है स्टूडेंट, फ्राइड और जंग की थ्योरी आप देखेंगे। आप जब पीएचडी के लिए जाते हैं, व्हेन यू गो फॉर पीएचडी, तो वहां पर जो है आपको आप कह सकते हैं कि पीएचडी के लिए जब आप जाते हैं तो कोर्स वर्क करना होता है। उस कोर्स वर्क में आपको फ्राइड की थ्योरी है जो है ना, इनकी थ्योरीज आपको पढ़ना होती है, साइको एनालिसिस थ्योरी और ये सब। बहुत सारे लोग साइको एनालिसिस पर पीएचडी भी करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सोशियोलॉजिकल एनालिसिस क्या होता है, सोशियोलॉजिकल तो पहले तो हमने देखा कैरेक्टर और टेक्स्ट के आधार पर हमने क्या देखा, साइको एनालिसिस। इसमें किसका किसका साइकोलॉजी पता चल रही है हमें, ऑथर की खुद की भी पता चल रही है। ऑथर की कैसे पता चल रही है, जो टेक्स्ट लिखा है, जो इस कंटेक्स्ट में लिखा है, और जो कैरेक्टर्स लिए गए हैं, और उसके बाद में जो रीडर है, रीडर किस सेंस में उसको ले रहा है, रीडर्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है, उसके आधार पर रिसर्चर क्या करता है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस करता है। सोशियोलॉजिकल एनालिसिस में देखिए, इन सोशियोलॉजिकल एनालिसिस a researcher should study the text in relation to society। सीधी सी बात है, जो रिसर्चर क्या करेगा, जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसको समाज के संदर्भ में, समाज से कैसा रिलेशन है उस संदर्भ में पढ़ेगा। इट्स इफेक्ट एंड इम्पोर्टेंस आर द सोसाइटी दैट इज पोर्ट्रेट इन द टेक्स्ट। ये देखिए, in sociological analysis, a researcher should study the text in relation to society, its effect and importance or the society that is portrayed in the text। दो बातें हैं स्टूडेंट, दो बातें हैं आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखो, यानी जो हमारा टेक्स्ट है और दूसरी तरफ जो सोसाइटी है, तो टेक्स्ट में सोसाइटी के से क्या रिलेशन है ना, यानी जो टेक्स्ट है वो सोसाइटी से किस प्रकार से रिलेटेड है। दूसरी बात, जिस सोसाइटी की टेक्स्ट में बात की गई है ना, और हाँ, टेक्स्ट का उस सोसाइटी पर क्या प्रभाव है, या जिस सोसाइटी, जो सोसाइटी है उसको किस तरीके से टेक्स्ट में पोर्ट्रेड किया गया है, उसका कैसे वर्णन किया गया है, ये क्या है, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस है, दोनों एस्पेक्ट से। पहली बात तो टेक्स्ट में किस सोसाइटी का क्या है, किस सोसाइटी का दिया गया है, उसका क्या इफेक्ट है, क्या रिलेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा, जो सोसाइटी का जिक्र उसमें है, उसका जो है किस प्रकार से वर्णन किया गया है, वो मायने रखता है। दैट इज सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। फेमिनिज्म, ये देखिए, आजकल ये बड़े हैं ये, है ना, आप लोगों के लिए। फेमिनिज्म, न्यो मार्क्सिज्म, है ना, एंड रिसेप्शन थ्योरी आर ऑल सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस, ईच डिक्टेटिंग अ डिफरेंट मेथोडोलॉजी। स्टूडेंट, फेमिनिज्म, आजकल ये आप देखेंगे, ये थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट। अगली जो क्लासेस है, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, हमारा जो लिटरेरी थ्योरी है, कल्चरल स्टडी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, से यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 और 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, उसको आप जरूर व्यवस्थित तरीके से सारी क्लासेस करेंगे, ठीक है। ये फेमिनिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, ये सारी थ्योरी हम लोग करने वाले हैं। तो फेमिनिज्म है, न्यू मार्क्सिज्म है, रिसेप्शन थ्योरी, ये सब क्या है, ये सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस है। इसको हम डिटेल में हम थ्योरी पार्ट में पढ़ने वाले हैं। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, ठीक है। यहाँ सिर्फ अब रिसर्च का पार्ट हम देख रहे हैं। फेमिनिज्म क्या होता है, न्यू मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म क्या होता है, ठीक है, उसमें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। अब ये आती है अगली हमारी, ये हमने अब तक जितनी भी बात करी ये सब क्या थी, ये क्वालिटेटिव स्टडी थी। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव स्टडी की। हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव स्टडी। क्या होता है क्वांटिटेटिव स्टडी में? दिस टाइप ऑफ रिसर्च मेथड रिक्वायर्स क्वांटिफाइबल डाटा। ये देखिए क्या बोला था मैंने, है ना, क्वांटिफाइबल डाटा इन्वॉल्विंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल एक्सप्लेनेशन। समझ में आया? मैंने पहले ही बताया आपको कि जिसको हम गिन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, यानी कुल मिला के जो न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल्स, रीजनिंग, है ना, मैथ्स, मैथमेटिकल, साइंटिफिक अप्रोचेस मैक्सिमम जो होती है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, ठीक है। यस आर नो? मनु, एवरीवन इज लिसनिंग, everyone is listening, no one is replying. Yes or no? Everyone is listening very attentively, है ना? Yes, ठीक है। It should not be one way communication. I just attract your attention also. Everyone is listening. Okay. Okay. So quantitative, this type of research method requires quantifiable data involving numerical and statistical explanations. Quantitative research is used to quantify, ये देखिए, to quantify the problem by way of generating numerical data or that can be transformed into usable statistics, ठीक है। तो वही है, क्वांटिफाई द प्रॉब्लम, यानी जो प्रॉब्लम होती है वो किस लेवल पर है, कितने गुणानुक्रम में है, किस न्यूमेरिकल, है ना, कई बार परसेंटेज में हम लोग काउंट करते हैं, कई बार हम डिग्री में काउंट करते हैं, टेम्परेचर को काउंट कर लो, या किस तरीके की जो हमारी प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर एरिया में, है ना। तो वो जो कहीं ना कहीं डाटा जो न्यूमेरिकल है उसको क्वांटिफाई जो भी है वो सब स्टैटिस्टिकल वो ये सब होता है, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। इट इज यूज्ड टू क्वांटिफाई एटीट्यूड। ये देखिए यहाँ पर एक चीज और है, साइंटिफिक में ही नहीं है, यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर ये थोड़ा सा टफ होता है हालांकि, है ना, क्वांटिफाई एटीट्यूड्स। हाँ, यस, quantify attitudes, opinions, behaviors, and other defined variables and generalize results from a larger sample population. Very important. यहाँ पर आपको केवल मैं कैसे हमने ये देखा, मान ले हमने पैरामीटर्स मतलब लोगों के रिस्पॉन्स को हमने, है ना, जैसे कई बार आपने देखा होगा किसी चीज को एनालिसिस करना, कोई रिस्पॉन्स देखना है तो हम लोग बोलते हैं गुड है, बेस्ट है, बेटर है ना, गुड, बेटर, बेस्ट है, ये एक्सीलेंट है, ये है ना, इस तरीके से पैरामीटर्स हम लोग कर लेते हैं ना, जैसे, है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, एक्सीलेंट, है ना, इस तरीके से ये है। तो इससे कहीं ना कहीं मान ले आपको एक क्वेश्चन आपने पूछा, अब उसमें मान ली 100 लोगों ने रिप्लाई किया, किसी ने कहा गुड, किसी ने कहा बेटर, किसी ने बेस्ट है, तो हमें उनका एटीट्यूड पता चलेगा, कितने लोगों ने बेटर कहा, कितने लोगों ने बेस्ट कहा, कितने लोगों ने एक्सीलेंट कहा। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, लोगों के ओपिनियंस पता चल जाएंगे, उनके बिहेवियर पता चल जाएंगे, उनके एटीट्यूड्स पता चल जाएंगे, और इस आधार पे इस आधार पे एक एक वो फ्लो चार्ट बन जाएगा, और उसके आधार पे एक लार्जर पॉपुलेशन को भी देखा जा सकता है। ठीक है ना। इन मॉर्निंग यू आर टायर्ड। चलिए, फ्रॉम लार्जर सैंपल पॉपुलेशन। चलिए, अभी तो फ्रेश, दिस इज एनर्जी टाइम, है ना। चलो, तो मॉर्निंग में बहुत फ्रेश हम लोग फील करते हैं। चलिए, तो ये देखो समझ में आ गया। ये तो हम लोग को क्या है, क्वांटिफाई क्या करते हैं हम लोग,
साइंटिफिक लिटरेरी अप्रोच में भी हम लोग जब क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं तो लोगों के एटीट्यूड्स को, ओपिनियंस को, बिहेवियर्स को और अदर जो चलिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च यूजेस मेजर, ये देखिए एक सेकंड, लेट मी इरेज। ये देखिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च यूजेस मेजरेबल डाटा टू फॉर्मुलेट फैक्ट्स एंड अनकवर पैटर्न्स इन रिसर्च। ये देखिए क्या है, मेजरेबल डाटा को यहाँ पर एक कुल मिला के, यानी लोगों के ओपिनियंस को भी इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि उसको मेजर किया जा सके और जिससे हमें कोई ना कोई फैक्ट्स मिल सके और कोई एक पैटर्न्स है ना। यस यस यस, है ना, इट्स रियली। चलिए, quantitative research uses measurable data to formulate facts and uncover patterns in research, है ना, ये रिपीट हो रहा है, measurable data। ठीक है, same here, same thing is happening with me also, let me tell you। ठीक है, whatever is your problem, same thing happening with me। Quantitative data collection methods are much more structured than qualitative data collection methods। Listen, यहाँ पर क्या है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड क्यों होगा, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव मेथड, डाटा कलेक्शन की मेथड होती है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होगी, क्योंकि उसमें पहले से ही कुछ क्वांटिफायर है ना उसके लिए, क्वालिटेटिव से ज्यादा। और फिर क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड्स इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ, है ना, ये देखिए वही है, सर्वेज है ना, ये सारे ऑब्जर्वेशन है, पेपर सर्वेज है, मोबाइल सर्वेज है, इसमें कुछ देख लेंगे इसको, है ना, सर्वेज हैं, कियोस्क सर्वेज हैं, फेस टू फेस इंटरव्यूज हैं, टेलीफोन इंटरव्यूज हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज है, वेबसाइट इंटरसेप्टर्स हैं, ऑनलाइन पोल्स हैं, आजकल बहुत चलता है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस हैं। आई वर्क, मैंने आपको आपका मेरे वो बायोडाटा में आपको पता चल जाएगा, है ना, यू कैन सी। ठीक है, तो ये सारे क्वांटिटेटिव रिसर्च में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ। अब ये बात कर रहे हैं हम लोग लिंग्विस्टिक रिसर्च की, थोड़ा ये बिल्कुल यहाँ पर अटेंशन आपको देना है। ठीक है, आजकल आजकल देखिए ना, आप लोग देख सकते हैं जिसमें हम लोग कियोस्क हमारे यहाँ पर खूब चलते हैं, उसको आप मान लीजिए, है ना, बहुत सारे डाटा होते हैं जहाँ से हमको पता चलता है कि लोग किस एरिया में इंटरेस्ट रखते हैं। टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक रिसर्च देखिए, पहला है इसमें क्लासरूम बेस्ड रिसर्च। देखिए इसमें लिंग्विस्टिक रिसर्च में देखिए, रिसर्च इन दिस एरिया कैन क्वालिटेटिव एंड या और, है ना, एंड या और दोनों हो सकता है ना, क्वांटिटेटिव मेथड, बट हैज अ कॉमन कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज यूज एंड और प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग इन क्लासरूम एट एनी लेवल। क्वालिटेटिव रिसर्च हो सकती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो सकती है, लेकिन मुख्य उद्देश्य होता है, जो कॉमन कंसर्न होता है वो क्या होता है, डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। ये कॉमन कंसर्न है, आप कोई भी मेथड लगाइए, लेकिन इसमें डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज ये कॉमन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
क्लासरूम में। क्वांटिटेटिव रिसर्च यूजेस, अच्छा ये रिपीट क्यों हो रहा है, एक सेकंड। हाँ, लिंग्विस्टिक्स रिसर्च में देखिए, लिंग्विस्टिक्स इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर। अब देखिए एक लिटरेचर होता है, एक लिंग्विस्टिक होता है। लिंग्विस्टिक आप देख सकते हैं, लैंग्वेज है ना, जो हम लोग देखते हैं, इसके क्या वोकल है, क्या साउंड है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या सिमेंटिक्स है, क्या सिंटेक्स है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है ना, ये सब इसमें होता है। इसमें फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ये सब सारी चीजें। Linguistics is the systematic study of the structure of language and the way it is used। सीधी सी बात है, लैंग्वेज का क्या स्ट्रक्चर है और लैंग्वेज कैसे यूज की जाती है, ये स्टडी लिंग्विस्टिक्स कहलाती है। बिल्कुल एक बार पढ़ लीजिए, linguistics is the systematic study of the structure of language and the way it is used। समझ आ रहा है? Systematic study of the structure of language, systematic study of the structure of language and the way it is used। Researching the structure of, ये देखिए, researching the structure of language involves several areas। ये देखिए, researching the structure of language involves several areas। क्या क्या एरियाज हो सकते हैं, ये देखिए, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी फोकसेस ऑन द साउंड्स। ये देखिए, फोनेटिक्स फोनोलॉजी का किस पे ज्यादातर फोकस होता है, साउंड्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस एंड द वेज, है ना। ये देखिए, ह्यूमन लैंग्वेज पे ज्यादा इनका फोकस है, क्या साउंड निकलते हैं, एंड द वेज द पैटर्न इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग ग्लोबल साउंड पैटर्न्स। ठीक है ना। अब दूसरा ये क्या इंक्लूड करते हैं, आपकी ये प्रोसडी होता है, इसके बाद में इंटोनेशन है। थोड़ा स्लाइड में इसमें नीचे चले गई है। लिंग्विस्टिक बेटा यहाँ पर देखिए ना, हम लोग है ना, इंटोनेशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। ये देखिए, ये दिया तो है बेटा, देखिए, लिंग्विस्टिक इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। और जो यानी जो लैंग्वेज है उसके क्या स्ट्रक्चर है और लैंग्वेज कैसे यूज की जाती है, दैट इज लिंग्विस्टिक्स। ठीक है। ओके सुनील, है ना, यू ज्वाइन लेटर। ठीक है। फोनेटिक्स ये देखिए, फोनेटिक्स फोनोलॉजी साउंड्स की बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी आप देखेंगे, वर्ड्स लेक्सिकन की बात करते हैं। सिमेंटिक्स मीनिंग्स की बात करते हैं, है ना। उसके बाद में आप देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, है ना। प्रोसडी आप देखेंगे, इंटोनेशन, लय ताल, ये सब हम बात करते हैं बेटा। इसको हम देखने वाले हैं, है ना, इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है। मॉर्फोलॉजी, ये देखिए, मॉर्फोलॉजी क्या कर रही है, एग्जामिन्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, है ना। एंड सिंटेक्स इज कंसर्न विद द डिस्क्राइबिंग एंड अकाउंटिंग फॉर द वेज, है ना, फॉर द वेज वर्ड्स आर ग्रुप्ड इनटू लार्ज स्ट्रक्चर्स। ठीक है। यानी सिंटेक्स जो लार्ज हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, मान ले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसा बड़े स्तर से बहुत बड़े सेंटेंस बन जाते हैं कई बार, उसको जो है ये बताता है। ठीक है। तो स्टूडेंट पढ़ने के लिए ढेर सारी चीजें हैं, बहुत सारी है ना। अच्छा ये क्या है, दो तीन स्लाइड साथ में आ गई क्या। कग्निटिव लिंग्विस्टिक्स, कग्निटिव है ना, हमारा जो कग्निशन होता है, हमारी जो सोच होती है, अप्रोच होती है, बिहेवियर, है ना। ये देखिए क्या कह रहे हैं, द स्कूल ऑफ थॉट, है ना, यानी जो थॉट प्रोसेस है हमारी, एक तरीके से known as cognitive linguistics treats language as an integral part of cognition। cognition का मतलब है जो हम सोच रखते हैं, and linguistic phenomena as motivated by people's general cognitive abilities and their interaction with the physical and the social world। थोड़ा सा यहाँ पर क्रिटिकल है कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स में, है ना। ये भी एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज का ही पार्ट है, जो ओपिनियन प्रस्तुत किए जाते हैं, है ना, वो किस तरीके से, किस टोन में प्रस्तुत किए गए हैं, क्या लैंग्वेज फार्मूला उसमें यूज हुआ है ना। आपने देखा होगा एक ही पैराग्राफ को, एक ही पैराग्राफ, एक ही बात को दो लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, कॉग्निशन है, क्योंकि उनकी अपनी ओपिनियन है, उनके अपनी ऑथर की साइकोलॉजी, उनका अपना सिचुएशन है, कंडीशन होती है। ठीक है। यहाँ पर खास करके आप देखिए, यहाँ पर
रिगार्डिंग लैंग्वेज एक्विजिशन, है ना, cognitive linguistics emphasizes the importance of item-based learning, such as the learning of multi-word chunks, and explore ways of helping learners get to grips with the challenges for memory that this entails. बहुत टफ लैंग्वेज लिखी है ना, इसको तो आप थोड़ा सा ऐसे ही समझ लें कि जो इसका सबसे ज्यादा ये होता है कि लैंग्वेज के किस पार्ट को सीखना है ना। आपको कई बार हम लोग SLRW टेक्निक पे हमने आपको बताया था। SLRW टेक्निक के हम आप किस आप एस यानी स्पीकिंग पे आपको कमांड करना है, यानी आपका साउंड सिस्टम पे आपको वर्क करना है, लेक्सिकन आपको वर्ड पे वर्क करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए जो भी है, तो वो एक तरीके से ये आपका कहीं ना कहीं कग्निटिव रिस्पॉन्स होता है। फर्स्ट पेपर के जो रिसर्च वाला पार्ट है और जो आपकी यूनिट 2 है, ये दोनों उससे रिलेटेड है, आपको देखना है। डिस्कोर्स एनालिसिस में क्या है, ये स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज, बहुत ही स्पोकन एंड रिटन, है ना, कंटेक्स्ट। ये देखिए, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज, ये डिस्कोर्स, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज, है ना। ये क्या है, स्पोकन में किससे यूज होता है और रिटर्न में कैसे होता है, कंटेक्स्ट, है ना। इसमें जो है वो डिस्कोर्स एनालिसिस कहलाएगा। लर्नर ऑटोनॉमी यहाँ पर देखिए, when we look at learner autonomy and learning strategies, we consider questions such as how do language learners actively approach, manage, है ना, and control their own learning processes for the successful completion of learning task। ये सारे जो क्वेश्चन करते हैं ये लर्नर ऑटोनॉमी है। How can learners develop as independent, social and responsible How can learners develop as independent, है ना, social and responsible individuals। ये सारी सारी ये जो है वो कैसे ये सब होता है, ये लर्नर की ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी यानी हम बोलते हैं ना स्वायत्ता होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। प्रोसडी आपने देखा होगा, प्रोसडी इट इज अ काइंड ऑफ जो हम लोग लय ताल होती है, छंद शास्त्र कह सकते हैं, जो पोएट्री होती है, पोयम होती है, जिसमें हम राइमिंग और ये सब हम देखते हैं, इंटोनेशन, है ना, हाई पिच, लो पिच, है ना, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, इस तरीके से हम ये देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए ना क्या दिया हुआ है, द रिदम, टाइमिंग, ट्यून ऑफ स्पीच आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, है ना। इसलिए आपने देखा होगा, मैंने आपसे कहा था कि दुनिया में, है ना, 800 प्लस, है ना, 800 प्लस, 800 सॉरी 800 करोड़, है ना, प्लस लोग हैं, और सबकी अपनी ट्यून ऑफ स्पीच है, सबकी अपनी टोन होती है। स्टूडेंट ये देखिए, ईश्वर की लीला आप कह लीजिए इसको। दुनिया में आप देखिए 800 करोड़ से ज्यादा जो लोग होते हैं, ये मैंने आपको बताया है प्रोसडी, इनको डिटेल में आपको बताऊंगा समय निकाल के। ये जो टर्मिनोलॉजी है, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, प्रोसडी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, इसका मैं एक क्लास में इसकी डिजाइन करूंगा, है ना। ये आपको ये लिंग्विस्टिक वाला पार्ट है, इसको मैं आपको जरूर ये पार्ट भी है, थोड़ा सा मिस हो रहा है, इसको मैं आपको सारे ब्रीफली सब कुछ बता दूंगा इसमें, ठीक है ना। प्रोसडी ब्रीफली, जिसमें सारा हम लोग रिदम, राइम, टाइप्स ऑफ पोएट्री, ये सब सब देखते हैं, लिरिक्स, है ना, आप देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सब। अब यहाँ पर देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति का अपना टोन होता है, हर इंसान की अपनी टोन होती है। सोचिए कितना बड़ा चमत्कार है ना। मनुष्य वही है, वही दो हाथ है, वही दो पैर है, दो आंख है, दो कान है, का, है ना, आप देखेंगे सिर, मतलब पूरे फिजिकली आप देखेंगे तो वही दिखता है। लेकिन इतने सारे करोड़ों लोगों में भी हर व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, ठीक है। तो आप देखिए, तो इतना यहाँ पर तो प्रोसडी क्या है, रिदम की बात करता है कि कहीं बार अब मुझे भी आप सुन रहे, यू आर लिसनिंग टू मी, समटाइम आई स्पीक वेरी हाई लो, देयर इज अ राइमिंग, yes or no, there is a rhyming in my speaking, है ना, वे ऑफ यू कैन से इंटोनेशन, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड साउंड, ये सब है। तो ये सारे क्या है, स्पोकन के पार्ट होते हैं। प्रोसडी एंड इंटोनेशन हैव अ ह्यूज रेंज ऑफ फंक्शंस, है ना, including focusing attention on particular parts of a spoken message and organizing discourse, signalizing syntactic structure and showing the attitudes and emotions of the speakers, है ना। बिल्कुल हमको इनसे क्या पता चलता है, है ना, बहुत इंक्लूडिंग फोकस अटेंशन ऑन पर्टिकुलर पार्ट्स
ऑफ अ स्पोकन मैसेज, यानी हम इसके माध्यम से कोई पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। जो डिस्कोर्स हुआ उस पे हम देख सकते हैं सिग्नलाइजिंग सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर एंड शोइंग द एटीट्यूड्स एंड इमोशंस ऑफ द स्पीकर, यानी जो स्पीकर होता है उसका क्या एटीट्यूड से इमोशन से बोलने के ऊपर पता चल जाता है। किसी व्यक्ति के रिस्पॉन्स पे हम पता चल जाता है कि वो गुस्से में जवाब दे रहा है कि प्रेम से जवाब दे रहा है, वो आपसे बात करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, उसकी वे ऑफ टॉकिंग क्या है, वो गम में है कि खुशी में है। हम सब कुछ उसके बोलने पर पता कर लेते हैं, स्पीकर के ऊपर कई बार अनुमान लगा लेते हैं। रिसर्च कैरिड आउट बाय मेंबर्स ऑफ द स्कूल हैज लुक्ड एट, ठीक है, has looked at some these functions of prosody and intonation in English and other languages, including the interaction of prosody and focus on prosody and syntax। ये सब कुछ आप देखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है ना। तो हम लोग जो है नेक्स्ट अब एक या दो क्लास और होगी इस टॉपिक के ऊपर, और फिर हम लोग यूनिट 19 8 9 10 शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करेंगे, रिवीजन पे चले जाएं, है ना। आज चलो पायल, पायल फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम विच स्टेट? MP set result may be in 1 month. It will take not 15 days. We can. Ah yes, this is fixed time at 7 o'clock. Sometimes timing 7 o'clock है, कभी कभी 7:05, और बहुत इमरजेंसी हुई तो 7:10 तक भी होती है, लेकिन हम लोग 7 बजे हम प्रयास करेंगे। आई विल स्टार्ट द क्लास एट 7 o'clock, 7:05 के बीच में हमारी क्लास स्टार्ट हो ही जाएगी, ठीक है। Wow, you are from Gujarat, है ना? So I welcome you on this platform. We all are Indian and है ना, we all are Bharatiya, है ना। So ठीक है, thank you very much. I wish you all the best. You will definitely crack the UGC NET examination. In Gujarat, there is assistant professor exam also going to be conducted. Am I right? Assistant professor का एग्जाम भी होने वाला है। तो पायल, તમારો बहुत बहुत स्वागत છે। ऐसा ही गुजरात में ये गुजराती बोली जाती है, हम ट्राई करते हैं। તમારું या बहुत बहुत स्वागत છે આ प्लेटफॉर्म पर। एम आई राइट पायल, एम आई राइट, है ना। आई एम फ्रॉम MP। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, है ना। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। यस, है ना। तो बीच बीच में हम ऐसा कुछ जो है हेमंत चौहान जी के हम गरबे सुनते रहते हैं, पावागढ़ माता रानी के दर्शन करने आते रहते हैं, है ना। तो हमें जो है माता रानी ना दर्शन करवा भी हमें आवे से गुजरात में, है ने। एंड गुजराती बहुत करीबी से हमारा, ठीक। तो बीच बीच में हम लोग बात करते रहेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, है ना। अभी गरबा है, नवरात्रि નો સમય આવશે, માતા રાણીના દર્શન કરવા જરૂર, ठीक है। माता रानीની કૃપાથી તો हम जरूर આવશું, है ना। ओके, 10 days, यस यस, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, है ना। मिलते हैं, ठीक है। आज की क्लास कैसे रही? थोड़ा सा ऋतुराज एंड अदर सुनील, सुनील था कौन देर से आया थोड़ा, बताइए आज अच्छा लगा? एंजॉय द क्लास टुडे? हाँ, यस। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट यू आर, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? बड़ौदा, अहमदाबाद। चलिए, तो ये बिल्कुल आप लोग जो है स्टूडेंट, ये
बहुत सारे स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम निकलती है, यू शुड अप्लाई फॉर दैट। सेट की स्टेट लेवल की सेट जो होती है उसको भी आप जरूर अप्लाई करें। हाँ ठीक है, ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है। और लास्ट में ये जरूर आप ध्यान रखें कि मंजिलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, लंबी हो, दूर हो, लेकिन पहुंचने के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है। और जब पहला कदम बढ़ा दिया है तो फिर अंतिम, है ना, मंजिल तक भी हमें पहुंचना है और रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ना है, बढ़ते जाना है। ठीक है। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं। ठीक है। यस, आई नो, है ना, मुरारी बापू जी, आई नो, है ना, श्री राम कथा और ये सब करते हैं। वाह, वेरी नाइस, आई नो, है ना, आई नो। ठीक है। आई नो। चलिए, मुरारी बापू जी के हम लोग बहुत भक्त हैं, हम सुनते हैं उनको, है ना, और उनके बहुत बातें बहुत इंस्पिरेशनल होती है। और कई बातों एम सामड़े से तिमनी है और बहुत अच्छा लगे तुमको। ठीक है, ठीक। थैंक यू। आज आप लोग, हाँ, यस यस, श्री राम कथा ही। ठीक है ना। आज किसी की स्कूल नहीं है, किसी ने लेफ्ट नहीं किया। पूजा। नॉट नाउ, एनी मोर, एनी वन, है ना, किसी और दिन, नॉट नाउ, नॉट टुडे। है ना, सिंगिंग इज माय हॉबी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट अभी नहीं, है ना, किसी और दिन हम लोग सुनाएंगे। आई एम सॉरी, आई एम लिविंग, है ना, आप लोगों की डिमांड बढ़ेगी, आई एम सॉरी, आई एम लिविंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगी, आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। विश ऑल द बेस्ट एवरीवन। और कैरी ऑन, है ना, ये विश बाद में हम पूरी करेंगे। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।